अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। 11x3 धन x वर्ग धन x धन 1 dy/dx बराबर 2x वर्ग धन x और यहाँ पर y बराबर 1 यदि x बराबर 0। तो हम इसमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इनका उपयोग करते हुए c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x3 धन x वर्ग धन x धन 1 dy/dx बराबर 2x वर्ग धन x। फिर यहाँ पर हम इसमें गुणनखंड करेंगे, मतलब हम इसमें से x का वर्ग और इसमें से 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग अंदर में x धन 1, फिर यहाँ पर धन 1, यहाँ पर x धन 1, फिर यहाँ पर dy/dx बराबर 2 x का वर्ग धन x। फिर यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1, फिर यहाँ पर x धन 1, यहाँ पर dy/dx बराबर 2 x का वर्ग धन x। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसीलिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और dx को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो से dy बराबर यहाँ पर 2x वर्ग धन x बटे x वर्ग धन 1 गुणा x धन 1, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सीधा समाकलन कर सकते हैं, लेकिन हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे पहले आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2x वर्ग धन x बटे x वर्ग धन 1 गुणा x धन 1 बराबर, यहाँ पर ये 2 है, इसलिए पहले हम इसे ax धन b के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे c के बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x वर्ग धन x बराबर। तो जब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x धन 1 गुणा ax धन b। फिर इसका इसमें गुणा होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा धन x वर्ग धन 1 गुणा c। तो इनमें a b व c के मान को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम c का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इनको 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 है, तो अगर हम x की जगह में ऋण 1 रखेंगे तो इससे 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इनमें गुणा, तो यहाँ पर पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग, और ऋण 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर ऋण 1, फिर धन का ऋण 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 बराबर, तो हम यहाँ पर ऋण 1 रखेंगे तो इससे 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर 0, फिर 0 का इसमें गुणा, तो पूरे 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर ऋण 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग, और ऋण 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 गुणा c, फिर यहाँ पर 1 बराबर आ जाएगा 2c। फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया। तो अब हम b का मान याद करेंगे, तो उसके लिए हम a को 0 बनाएंगे, क्योंकि हमें c का मान तो मिल गया। तो अगर हम x की जगह हम 0 रखें तो 0 का में गुणा, तो यहाँ पर पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का वर्ग, और 0 का वर्ग भी 0 होता है, तो यहाँ पर 0, फिर 0 का इसमें गुणा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन, यहाँ पर भी 0, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 1, फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 का इसमें गुणा, तो वापस यही मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 का ए में गुणा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर हम 0 में b जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b धन, यहाँ पर आ जाएगा 0 का वर्ग, और 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0, फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1, फिर 1 का c में गुणा, तो यहाँ पर c। तो हम c को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण c बराबर b, और हम इसे लिख सकते हैं b बराबर ऋण c। फिर हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा b बराबर ऋण 1/2। तो यहाँ पर हमें b का मान भी मिल गया और c का मान भी मिल गया, इसलिए अब हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम x की जगह में 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1, फिर हम 1 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, फिर हम 2 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 का a में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a धन b,
फिर यहाँ पर आ जाएगा एक का वर्ग, और एक का वर्ग भी एक ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक, फिर हम एक में एक जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा धन 2c, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर यहाँ पर 2a धन यहाँ पर 2b धन यहाँ पर 2c, फिर हम यहाँ पर b और c का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर 3 बराबर 2a धन यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर ऋण 1 बटे 2 धन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बटे 2, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 2, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 3 बटे 2, और यहाँ पर तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर हमें a b व c का मान मिल गया, तो हम इनके मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर यहाँ पर 2x वर्ग धन x बटे x वर्ग धन 1 गुणा x धन 1 बराबर, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 2x, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 बटे यहाँ पर x वर्ग धन 1, फिर हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1 बटे 2 बटे x धन 1, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 समान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समाकलन dy बराबर यहाँ पर समाकलन हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो पहले हम इसमें से 1 बटे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर अंदर बचेगा 3x ऋण 1 बटे x वर्ग धन 1, फिर हम 1 बटे 2 को अलग से लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1 बटे 2 गुणा 1 बटे x धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ से समाकलन dy बराबर हम इसमें से 1 बटे 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2। तो हम समाकलन और dx को इन दोनों में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 3x ऋण 1 बटे x का वर्ग धन 1 यहाँ पर dx, फिर इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन 1 बटे x धन 1 यहाँ पर dx। तो समाकलन dy बराबर 1 बटे 2, हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, और यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 समाकलन यहाँ पर x बटे x का वर्ग धन 1 यहाँ पर dx, फिर इसे इसके बटे में, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण समाकलन 1 बटे x वर्ग धन 1 यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर धन समाकलन 1 बटे x धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं और इसका कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसका समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल प्रथम समाकलन में ही x वर्ग धन 1 को t मानेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 1 का अवकलन वो हो जाएगा 0, फिर हम 2x में इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2x बराबर यहाँ पर dt बाई यहाँ पर dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ चले जाएगा, तो इनके मान को इसमें रखेंगे, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में मान रखने पर यहाँ पर समाकलन dy बराबर 1 बटे 2, यहाँ पर 3 समाकलन हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर t, और यहाँ पर x dx बराबर dt बटे 2 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा dt बटे 2, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बटे में 2, फिर यहाँ पर dt, फिर यहाँ पर ऋण समाकलन 1 बटे x वर्ग धन 1 यहाँ पर dx, धन समाकलन 1 बटे x धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम इनका समाकलन करेंगे, तो पहले इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1 बटे 2, फिर यहाँ पर 3 बटे 2, हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log t, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, और यहाँ पर यह 1 बटे 1 धन x का वर्ग, तो जब हम 1 बटे 1 धन x का वर्ग समाकलन करते हैं तो वो होता है 10 इनवर्स x, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन यहाँ पर log x धन 1, फिर हम x धन 1 का बटे में अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 0, फिर हम 1 में 0 जोड़ेंगे, तो बटे में आ जाएगा 1, और log x धन 1 बटे 1 को हम सिर्फ log x धन 1 भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर धन c, तो यहाँ से y बराबर
हम 1/2 का इसमें गुणा करेंगे, तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। फिर हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग धन 1। फिर इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ऋण 1/2। फिर यहाँ पर 10 इनवर्स x धन 1/2। यहाँ पर log x धन 1 धन c। यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर y और x का मान रखेंगे, और यहाँ पर y का मान है 1 और x का मान है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर यहाँ पर 3/4। यहाँ पर आ जाएगा 0 का वर्ग, और हम 0 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा log 1। तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 ऋण 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स यहाँ पर 0 धन 1/2। यहाँ पर आ जाएगा log, हम यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 धन c। तो यहाँ पर 1 बराबर log 1 का मान होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण, और 10 इनवर्स 0 का मान भी 0 ही होता है, और हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन, यहाँ पर इसका मान भी 0 ही था, फिर 0 का इसमें गुणा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन c। तो हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 0 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 0। फिर हम 0 में c जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो c का मान आ गया है 1, तो यहाँ पर c बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 5। तो हम c के मान को समीकरण 5 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 5 में c का मान रखने पर, तो यहाँ से y बराबर यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 log x वर्ग धन 1 ऋण 1/2 10 इनवर्स x धन 1/2 log x धन 1। फिर हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1। तो यहाँ से y बराबर 3/4 log x वर्ग धन 1। फिर हम इसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 log x धन 1। फिर यहाँ पर ऋण 1/2 10 इनवर्स x धन 1। तो यहाँ पर y बराबर हम इसमें से 1/4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग धन 1 धन, हम इसमें से 1/4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1/4 कॉमन लेने का मतलब है कि हम इसमें 1/4 का भाग कर रहे हैं। तो जब हम इसमें 1/4 का भाग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2/1/4, फिर 4 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा 2। तो हम इसके जगह में 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर log x धन 1। फिर यहाँ पर ऋण 1/2 10 इनवर्स x धन 1। तो यहाँ से y बराबर 1/4, यहाँ पर log के सामने में 3 है, और log की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी log के सामने में रहता है हम उसे घात में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 को इसके घात में लिखेंगे और हम 2 को इसके घात में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग धन 1 पूरे की घात 3 धन, यहाँ पर आ जाएगा log x धन 1 पूरे का वर्ग। फिर यहाँ पर ऋण 1/2 10 इनवर्स x धन 1। तो यहाँ से y बराबर 1/4, हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह है m और यह है n, लेकिन हम इसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log x धन 1 पूरे का वर्ग गुणा यहाँ पर x का वर्ग धन 1 पूरे की घात 3 ऋण 1/2, यहाँ पर 10 इनवर्स x धन 1। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट हल है y बराबर 1/4 log x धन 1 पूरे का वर्ग गुणा x का वर्ग धन 1 पूरे की घात 3 ऋण 1/2 10 इनवर्स x धन 1। 12
एक्स गुणा एक्स का वर्ग ऋण 1 dy बाई डी एक्स बराबर 1 और यहाँ पर y बराबर 0 यदि x बराबर 2। तो हमें इसमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x गुणा एक्स का वर्ग ऋण 1 dy बाई डी एक्स बराबर 1। तो यहाँ पर विशिष्ट हल का मतलब है कि हमें इसमें c का मान ज्ञात करना है, इसीलिए पहले हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे, फिर उसमें हम c का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ लिखेंगे। तो हम dx और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर, यहाँ पर आ जाएगा dx बटे यहाँ पर x, फिर यहाँ पर x का वर्ग ऋण 1। तो यहाँ पर dy बराबर dx बटे हम इसमें से x का वर्ग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x का वर्ग, फिर x वर्ग का x में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3, फिर यहाँ पर एक ऋण हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे x का वर्ग। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें इसे t मानेंगे। फिर इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो उसके लिए हम x की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात ऋण 2, फिर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x की घात ऋण 3, फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे x की घात 3। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये। तो यहाँ पर 0 ऋण यहाँ पर ऋण 2 बटे x की घात 3 बराबर यहाँ पर dt बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे x की घात 3 बराबर यहाँ पर dt बाई डी एक्स, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटे x की घात 3, फिर यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर dt बटे 2। तो यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ पर समाकलन dy बराबर समाकलन, हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे t और यहाँ पर 1 बटे x यहाँ 3 dx बराबर dt बटे 2 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे 2 और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटे 2, फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ पर हम इनका समाकलन करेंगे तो पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पर y बराबर 1 बटे 2 इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log t धन c। तो यहाँ से y बराबर 1 बटे 2, फिर यहाँ पर log, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर 1 ऋण 1 बटे x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर y बराबर 1 बटे 2 log, हम इसका 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग ऋण 1 बटे x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम विशेष हल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर y बराबर है 0 और x बराबर है 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 0 और x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर 0 बराबर 1 बटे 2, यहाँ पर log, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, फिर हम 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे, हम यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग, फिर हम 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन c। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ c बराबर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 log 3 बटे 4। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया, तो हम इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, तो यहाँ से y बराबर 1 बटे 2 यहाँ पर log x का वर्ग ऋण 1 बटे x का वर्ग ऋण 1 बटे 2, यहाँ पर आ जाएगा log 3
बटे 4। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट हल आया y बराबर 1/2 log x का वर्ग ऋण 1/x का वर्ग ऋण 1/2 log 3/4। 13 cos dy/dx बराबर a, जहाँ पर a r का अवयव है और y बराबर 1 यदि x बराबर 0। तो हम इसमें इसका विशिष्ट हल याद करना है। और विशिष्ट हल का मतलब है कि हम इसमें इनका उपयोग करते हुए c का मान याद करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है cos dy/dx बराबर a। तो यहाँ पर dy/dx cos के अंदर है, इसीलिए हम x को एक तरफ और y को एक तरफ नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर cos को इस तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर dy/dx बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स a। तो यहाँ पर आ गया cos इनवर्स से, और यहाँ पर cos इनवर्स से एक कांस्टेंट है, तो हम इसे इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर dy बराबर यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स a, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने dy को एक तरफ और dx को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ समाकलन dy बराबर, यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स a, यहाँ पर समाकलन dx। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर यहाँ पर cos इनवर्स a dx का समाकलन करेंगे, तो वो हो जाएगा x धन c। तो यहाँ पर हम c का मान ज्ञात करेंगे। तो y बराबर 1 है और x बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 1 x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर यहाँ पर cos इनवर्स a, फिर गुणा में 0 धन c। तो हम 0 को इसमें गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें बचेगा c। तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर c का मान आ गया है 1, तो हम इसके मान को इसमें रखेंगे। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो यहाँ से y बराबर cos इनवर्स 1 गुणा x, फिर हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1, फिर हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण 1 बराबर यहाँ पर x गुणा cos इनवर्स a, फिर हम x को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण 1 बटे x बराबर यहाँ पर cos इनवर्स a, फिर हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos y ऋण 1 बटे x बराबर a। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट हल है cos y ऋण 1 बटे x बराबर a, लेकिन बुक में मिस प्रिंटिंग है जिस कारण यहाँ पर 1 की जगह में 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा सही उत्तर यही है। 14 dy/dx बराबर y 10x और यहाँ पर y बराबर 2 यदि x बराबर 0। तो हमें इसमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो विशिष्ट हल का मतलब है कि हम इनका उपयोग करते हुए c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है dy/dx बराबर y गुणा 10x। तो हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर 10x है, इसीलिए dx इस तरफ चले जाएगा और y इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे y बराबर यहाँ पर 10x फिर dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log y बराबर इसका समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा sec x, फिर यहाँ पर धन c, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लॉग में है तो हम c को भी लॉग में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर log c। तो यहाँ से log y बराबर हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह है m और यह है n। तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा sec x गुणा c, फिर यहाँ पर ये इसके बराबर है तो यहाँ पर y इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर c गुणा sec x। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसकी सहायता से c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 2 x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पर c, फिर यहाँ पर आ जाएगा sec 0। तो sec 0 का मान होता है 1, फिर हम 1 का c में गुणा करेंगे तो यहाँ पर c आ जाएगा। तो यहाँ पर c का मान है 2, तो हम c के मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक x। तो यहाँ पर हमारा विशेष हल है y बराबर 2 सेक x, लेकिन बुक में मिस प्रिंटिंग है जिसके कारण बुक में उत्तर y बराबर सेक x दिया हुआ है, लेकिन y बराबर 2 सेक x ही सही उत्तर है।